एक्टर्स एक एक करके शो छोड़ते गए। दिलीप जी ने आसिफ जी की कॉलर पकड़ ली थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गई, कंट्रोवर्सीज बढ़ती गई। जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो राइटर है, अगर माफी नहीं मांगी तो इन लोगों को हम मुंबई में काम करने देंगे नहीं। और जो चार्म कभी नेचुरल लगता था वो धीरे धीरे फोर्स्ड फील होने लगा। पहले वाला तारक मेहता की बात करो या जेठालाल की बात करो और किसी भी कैरेक्टर का, सबके साथ रियल लाइफ में क्या कुछ इंसिडेंट हुआ है सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। और कुछ ऐसा चीज आप आज पहली बार सुनोगे जिसको सुन के आप हैरान हो जाओगे। उल्टा चश्मा ये वो शो है जिसने हमारे पूरे चाइल्डहुड को एंटरटेनमेंट और मेमोरी से भर दिया, जिसे देखे बिना आज भी मेरी तरह कई लोग खाना नहीं खाते। पर हमारे इस फेवरेट भाई वीडियो तो लंबा होने वाला है, लेकिन एक चीज मैं आपको बोल देता हूं भाई, तारक मेहता उल्टा चश्मा की पहला जो एपिसोड है भाई, वो टैंकर पानी वाला और टप्पू के जो दादाजी थे भाई पानी की फोर्स में उनको जो भाई धक्का दे दिया था, वो क्या फनी था भाई, क्या ही बताऊं। आपको कौन सा एपिसोड पसंद है इस शो का, उसके बारे में तो बताना ही बताना, और क्यों आज के टाइम में ये शो आपको पसंद नहीं आता है उसके बारे में जरूर मैसेज करना। शो के साथ जुड़ी कई सारे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे कि हमारी रोशन भाभी का यूज हुआ था इस शो के दौरान, एंड वो भी कई सालों तक। ऐसा उन्होंने बहुत बार किया और बहुतों के साथ किया। एंड वो क्या रीजन था जिसकी वजह से हमारे जेठालाल और शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के बीच भिड़ंत हो गई थी। दिलीप जी ने आसिफ जी की कॉलर पकड़ ली थी, और आखिर क्यों एक एक करके पहले तारक मेहता यानी खुद शैलेश जी, अंजलि भाभी और हमारी ओजी टप्पू ने शो छोड़ दिया, और क्या सही में दया भाभी वापस आने वाली है? तारक मेहता से जुड़ी हर एक कंट्रोवर्सी को आपके सामने लाऊंगा इस वीडियो में, और ये भी साबित कर देंगे कि इस शो के डाउनफॉल की वजह खुद मोदी जी हैं। देखो ये बात तो सब मानते हैं कि रिसेंट वाले एपिसोड में वो बात नहीं है, ये नई फैमिलीज ले आए हैं, पोपटलाल का पता नहीं शादी क्यों नहीं करा रहे, बहुत सारे आंसर्स अभी। पोपटलाल का शादी भाई आने वाला 100 साल में भी नहीं होगा, 700 साल में भी नहीं होगा, 1000 साल में भी नहीं होगा। और रही बात इसका कारण मोदी जी है भाई, वो मोदी जी अलग है, ये मोदी जी अलग है भाई, देख लेना, नहीं तो भाई मेरा वीडियो डाउन हो जाएगा भाई समझ लेना भाई। भी अनआंसर्ड है। इनफैक्ट मैं अभी सिर्फ पुराने वाले एपिसोड्स देखता हूं। बट वेट अ मिनट, आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिससे एक पूरा डिस्कनेक्ट फील होने लगा? मेरी मानो तो वो सब फील हुआ था दया भाभी के अहमदाबाद जाने से। दया भाभी यानी दिशा वकानी के ब्रेक लेने से पहले उनकी प्रेगनेंसी थी, व्हिच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, एंड सबको लग रहा था कि दया भाभी जल्द ही मैटरनिटी लीव के बाद आ जाएंगी। और भाई दया बहन जो हमारे जेठालाल जी का वाइफ है, इनकी कमबैक को लेकर इतना खिचड़ी पकाया गया, इतना रूमर आया, इतना न्यूज आया, लेकिन भाई अभी तक वो वापस नहीं आई। ए भाई कितना गंदा है भाई, क्या ही बोलो। मैं भी एक टाइम पे फैन था, फैन इन द सेंस यही कहूँगा भाई, पुराने एपिसोड पसंद आता था, लेकिन जब से इनकी करतूत, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सभी के बारे में पता चला है भाई, घिन आता है, लिटरली घिन आता है भाई। मतलब मेरे को कोई अगर पैसा देगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखो, मैं अब भी नहीं देखूंगा भाई। लिटरली भाई नया एपिसोड वैसा ही है, ऐसा लग रहा है भाई जोर जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है भाई शो में, वैसा शो को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? बट चीजें अब बहुत बदल चुकी थी। जैसे जैसे कैमरा और प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे शो की क्वालिटी और गिरती जा रही थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जेठालाल दया भाभी पे चिल्लाता भी है कि ये क्या फालतू के सीरियल्स देखते रहते हो। आई मीन वो उन शोज को रोस्ट कर रहे थे जिसमें कहानी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती, सीरियल्स की तरह एक के ऊपर एक धुमता ना बीजीएम लगा के चालू कर देते हैं। क्या मजा क्या आता है ऐसे सीरियल देखने में, हैं? भाई सच में तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब आया था ना, तब इंडियन टेलीविजन में डेली सोप के नाम पर रोना धोना, सासू माँ वर्सेस बहू, एक पति का 3-4 अफेयर, एक पत्नी का 2 पत्नी के सब चल रहा था भाई खिचड़ी, उसको भाई एकदम नाकार के टक्कर दे के भाई ये शो आया था और लेजेंडरी शो बना। ओल्ड एपिसोड की बात कर रहा हूँ भाई। लेकिन अभी के टाइम भाई ये जेठालाल जिसके बारे में बोल रहे हैं भाई, डेली रोस्ट, रोना धोना, भाई अभी इस शो में रोना धोना ही चल रहा है, कुछ नहीं भाई। एक एपिसोड को इतना खींचते हैं भाई, इतना खींचते हैं भाई। और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है भाई पोपटलाल की शादी को लेकर। भाई अगर कोई नया बंदा भी इस शो को देखने की कोशिश करेगा, तारक मेहता का उल्टा शो देखने की कोशिश करेगा, उसको भी लगेगा भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ, इसका कोई शादी होने का कोई होप है? इसका जो एज हो चुका है, जो मेकअप पोता है अपनी चेहरे पर, ये भाई एक टाइम पर ठीक लगता था, अब भाई रिलेटेबल नहीं लगता भाई, अब बिल्कुल डायलॉग के नाम पे कुछ होता नहीं है, खाली म्यूजिक बजता रहता है, ददंग 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 ददंग,
एंड गेस व्हाट, तारक मेहता अब यही बन चुका है। पहले कैरेक्टर्स विटी और रिलेटेबल लगते थे, अब धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स बोरिंग और सेकंड स्टैंडर्ड की मॉडल साइंस बुक की तरह हो गए हैं। I mean, आप भी जानते हो, अगर कोई ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा सकता है तो वो हमारे सिर्फ आदरणीय चंपक चाचा जी हैं। इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले। बट क्या आपको पता है, इन्हीं चंपक चाचा की एक दिन खटिया खड़ी हो गई थी तारक मेहता में उनकी कही गई एक स्टेटमेंट से। तो ये बात है मार्च 2020 की, जब कोविड-19 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था एंड ऐसे में हमारे बापूजी के दरवाजे पर आ जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स। इसके लिए हमको जब पता चला था, हम उसके घर पे अग्रवाल टावर जो कांदोली में है वहाँ आए थे। एंड ऑब्वियस बात है कि वो लोग हाथ में डांडिया लेके डांडिया खेलने तो नहीं आए होंगे, बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमित भट्ट एके चंपक चाचा को लोगों ने इस तरह घेर लिया। तो ये सब की शुरुआत होती है तारक मेहता के डेली एपिसोड से, जहां बापूजी अपना एज यूजुअल ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि कैसे मुंबई की आम भाषा हिंदी है और मुंबई की आम भाषा क्या है? हिंदी। और अगर आप थोड़ा सा भी और भाई ये तो होना ही चाहिए। और रिसेंटली मुंबई, तेरा को मराठी बोलना पड़ेगा। अरे भाई, जो मैं भाई लैंग्वेज बैरियर में कुछ घुसूंगा नहीं, मेरे को उतना लैंग्वेज का नॉलेज है भी नहीं, बट भाई मुंबई में सिर्फ जो पहले से मुंबई में रहने वाले मराठी भाई वो नहीं रहते, बाहर के लोग भी कामकाज के चक्कर में वहाँ जाते हैं। किसी के ऊपर अगर आप किसी के ऊपर अगर आप थोप दोगे ना, जो हो देखना है देख लो, लेकिन चंपक चाचा जी के ऊपर भाई सभी लोग गुस्सा दिखा देखते हो तो आप जानते होंगे कि ऐसे कमेंट्स पर लोग इजीली ऑफेंड हो सकते हैं। जी हाँ, राज ठाकरे जी की एमएनएस के सिनेमा विंग के प्रेसिडेंट अमया खोपकर ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अटैक कर दिया। इसके जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और जो राइटर है, अगर माफी नहीं मांगी तो इन लोगों को हम मुंबई में काम करने देंगे नहीं। उनका सिर्फ रिएक्शन नहीं था, वो एक वार्निंग था। उन्होंने कहा कि मुंबई की भाषा मराठी है, ये सबको पता है, फिर भी लोग जानबूझकर गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। और फिर टोन और भी एग्रेसिव हो गया। उन्होंने सिर्फ इसको एक गलती नहीं बल्कि एक साजिश बताया। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। खोपकर ने उन महाराष्ट्रियन एक्टर्स को भी नहीं बख्शा जो इस शो का हिस्सा थे। उनका मानना था कि अगर आप मराठी हो और आपके सामने आपकी ही भाषा को इग्नोर किया जा रहा है और आप चुप हो, तो ये सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये शर्म की बात है। ऐसे में होना क्या था, शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने ट्वीट्स में माफी मांगी और अमित भट्ट ने कहा कि वो बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। वो इस इंसिडेंट के लिए माफी चाहते हैं, पर वो आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। गलती आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम अपेक्षा करते हैं ऐसा होना नहीं तुमसे। नहीं कभी। एंड ये कंट्रोवर्सी तो यही खत्म हो गई, पर एक कंट्रोवर्सी अभी भी आनी बाकी थी, जिसकी वजह से बबीता जी के ऊपर 6 FIRs हो गए थे और उन्हें शेम भी किया गया। तो अगर आप तारक मेहता के फैन हो या नहीं भी, लेकिन फिर भी आपको एक बात पता होगी कि बबीता जी की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। अभी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक बबीता। पर यही पॉपुलैरिटी दो धरी तलवार की तरह होती है, और ये बात बबीता जी को तब समझ आया जब उनके छोटे से कमेंट पर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो ये सब की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू में, जहां हमारी बबीता जी बता रही थी कि कैसे वो हमेशा अच्छी दिखना चाहती हैं, किसी की तरह नहीं दिखना चाहती। बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, ये जो वर्ड अभी मैंने यूज किया, ये एक कास्टियस्ट स्लर है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड बस फिर क्या था, बबीता जी के ऊपर मेरे को भी पता है भाई। और भाई ये इतना खींचा था ना, ये भाई जो भी था मुनमुन दत्त हमारे बबीता जी के ऊपर, मेनली ट्विटर पर भाई इतना, ये भी ठीक है भाई। आने वाला मुनमुन दत्त के ऊपर यानी कि बबीता जी के ऊपर एक और कंट्रोवर्सी हुआ था, वो तो इतने सालों तक रहा भाई, क्या है बताऊं, मुझे पता या नहीं भाई। इस वीडियो में होगा शायद वो कंट्रोवर्सी। इतने सारे FIR हो गए। एंड अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि असल में गाली नहीं है बल्कि कम्युनिटी का नाम है, और शायद बबीता जी को यह बात नहीं पता थी, इसलिए उन्होंने बातों बातों में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिली। इवेंचुअली बबीता जी ने ट्विटर पर माफी मांगी और कहा कि वो बंगाली है और हिंदी लैंग्वेज से इतनी वेल वर्स्ड नहीं है, इसलिए उनसे ये गलती हुई। उनका इंटेंशन किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलना नहीं था। जहां बबीता जी इस कंट्रोवर्सी में जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रही थी, तभी पूरे सोशल मीडिया पर खबरें आने लगी कि वो एक बच्चे को डेट कर रही हैं और वो बच्चा और कोई नहीं, तारक मेहता का टप्पू है। टप्पू बबी। हाँ भाई, इस चीज का मैं बात कर रहा था भाई। मेरे को एक टाइम पे लगा था कि ये सच बात है, क्योंकि दोनों एक शो पे काम कर रहे हैं, हो भी सकता है भाई, अभी की टाइम में एज गैप तो चलता ही है भाई। लेकिन भाई 2-3 साल चलने के बाद ये न्यूज भाई बिल्कुल भी झूठा साबित हुआ। मैं तो शौक रह गया। मतलब न्यूज वाले अपना दाना पानी चलाने के लिए कुछ भी कर जाते भाई, कितने नीचे गिरते हैं, कितने हद से भाई। हाथ थू भाई मीडिया वालों जी को कर रहा है डेट।
भाई वो कहावत याद आ गई, बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बट ये टप्पू ये वाला नहीं था, ये वाला था। I mean राज अनादकर जो ओजी टप्पू के शो छोड़ने के बाद रिप्लेसमेंट आए थे, एंड मुझे लगा था बचपन से यही टप्पू है, क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू हो चुका था इस टप्पू को देखने के लिए। फिर बाद में इन्होंने इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बबीता जी इस कंट्रोवर्सी से बाहर आई ही थी कि तभी वापस रूमर्स चालू हो गए। न्यूज हेडलाइंस पर कॉन्स्टेंटली ये चल रहा था कि बबीता जी और टप्पू डेट कर रहे हैं। दोनों की जम की ट्रोलिंग शुरू की गई। एंड आपको लग रहा होगा ना कि ये सर्कस कितना ही चला होगा, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 3 साल। जी हाँ, क्योंकि जहां ये रूमर्स 2021 में आने शुरू हुए थे, 2024 आते आते बात एंगेजमेंट तक पहुंच गई थी। यस, 2024 के स्टार्टिंग में न्यूज आ रही थी कि कैसे बबीता जी एंड टप्पू ने वडोदरा में चुपके से एंगेजमेंट कर ली है। हर टीवी नेटवर्क पर बस यही बातें होती थी। पर ये सारे रूमर्स बेसलेस है, उनका कोई सर पैर नहीं है। और वही जब राज से इस एंगेजमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं मुनमुन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने काम के बारे में बोल सकता हूं। उसके बारे में कुछ भी बोलना हो तो बोलो। बीच में आपकी एंगेजमेंट का भी एक रूमर आ रहा था सर। अभी यहाँ पे शाहरुख खान भी आने वाले हैं सलमान जी के साथ, और आमिर खान भी आने वाले हैं। क्या आप इस चीज़ को मानने वाले हैं? जब तक आएंगे नहीं तो आप मानने नहीं वाले हैं। तो बस जब तक जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा, बाकी तो बातें बहुत पसंद आया भाई, जवाब मेरे को बिल्कुल टॉप नॉच लगा भाई, एकदम टॉप नॉच लगा। ऐसे ही जवाब देना चाहिए ऐसे सवालों का। मतलब भाई एक भाई को इतना ज्यादा घसीटा गया, उसके साथ साथ बबीता जी को भाई फालतू में, भाई जरूरत नहीं था, मीडिया वाले जरूरत नहीं था। डैम भाई, दिस वाज सेफ। जहां इस कंट्रोवर्सी ने भी एक्टर्स के सोशल और पर्सनल लाइफ को इफेक्ट किया, अगली कंट्रोवर्सी में चीजें इतनी डार्क हो गई थी कि इसकी वजह से तारक मेहता को ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ना पड़ा। तारक मेहता AKA शैलेश लोढ़ा, जिन्हें हम सब तारक मेहता के नाम से ही जानते हैं, मेहता साहब, वो एक एक्टर होने के साथ साथ एक पोएट भी हैं। तारक मेहता के अलावा भी उनकी एक पर्सनल लाइफ है, अनलाइक यू जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, मैं भी एक्चुअली। पर यही फेम और इज्जत उन पे भारी पड़ गई जब वो एक कॉमेडी शो में एज अ गेस्ट गए और मोदी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके बाद असित मोदी ने कुछ ऐसा बोला जो किसी को भी आग बबूला कर देगा। उन्होंने जिस भाषा में बात की वो मुझसे स्वीकार्य नहीं थी। ओ भाई क्या बात है। पर ये पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये सब की शुरुआत होती है जब मेहता साहब पहुंचे गुड नाइट इंडिया शो में, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में है। और ये शो सेम सब टीवी चैनल पे आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? चैनल को, प्रोड्यूसर को तो होगी, राइट? ये कहना गलत नहीं होगा कि असित का कैरेक्टर जितना टीवी पर एनोइंग है, उससे कई ज्यादा एनोइंग वो खुद रियल लाइफ में है। अच्छा, आपको नहीं पता कि असित मोदी का कैरेक्टर खुद तारक मेहता में है? वो वाला सीन याद है जब पूरी गोकुलम सोसाइटी कट जाती है, जेठालाल फिर पाकिस्तान चला जाता है, तो उसके ट्रेन में जो एक आदमी मिलता है, मैं मेरे काम में हूँ, मुझे टेंशन है, मेरे को काम करने दो प्लीज। वो असित मोदी है। ये लोग जब हांगकांग जाते हैं तो जेठालाल अपने सारे पासपोर्ट छुपाने जिस बंदे को देता है, वो है असित मोदी। तो हाँ, द सेम प्रोड्यूसर इज ऑल्सो द रियल लाइफ प्रोड्यूसर, एंड इन द शो ही इज जस्ट असित मोदी। तो कमिंग बैक टू असित मोदी वर्सेस मेहता साहब, इस कंट्रोवर्सी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बस एक अपीयरेंस की वजह से उन्होंने हमारे मेहता साहब पे ऐसी डेरोगेटरी बातें करी कि कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इवन यहां तक कहा कि शो में काम कर रहे सभी कास्ट क्रू असित के नौकर है। जब उन्होंने कहा यार सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी, तब भी भिड़ंत हो चुकी थी। भाई व्हाट द भाई, गेट अ लाइफ। ये क्या बात होती है? जब मेहता साहब के साथ ये इंसिडेंट जब हुआ तो उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शो का पार्ट रहना चाहते थे। लेकिन जब बाद में उन्होंने शो छोड़ा तब उन्होंने खुल के इन इंसिडेंट्स के बारे में मेंशन किया। पर एक सेकंड, मेहता साहब ने इवेंचुअली शो छोड़ा क्यों? तो आपको पता नहीं होगा, पर टीवी इंडस्ट्री में एक अजीब सा रूल है कि आप अपने काम के पैसे 90 दिन तक नहीं मांग सकते हो। इसका मतलब अगर मैंने आज शूट किया तो मैं कंपनी से 3 महीने बाद ही पैसे मांग सकता हूं, मेरी सैलरी मांग सकता हूं। और जहां ये सारा इंसिडेंट फरवरी 2022 का है, जब मेहता साहब ने ये शो छोड़ने का डिसाइड किया, पर असित भाई तो असित भाई हैं, वो ऐसे किसी को चैन से जीने ऐसे के लेकर एक बात आपको क्लियर कर दो, वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ये सिर्फ भाई सिर्फ तारक मेहता के साथ नहीं हुआ भाई, शैलेश जी के साथ नहीं भाई, बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिस्ट के साथ भी हुआ। वो क्या बावरी है भाई, उसके साथ भी हुआ। और भाई जो हमारे रोशन भाभी है भाई, उसके साथ भी हुए थे भाई। दे सकते। उन्होंने मेहता साहब की पेमेंट से रुकवा दी, बट शैलेश चुप बैठने वालों में से नहीं थे और उन्होंने लीगल एक्शन लिया। मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। और इवेंचुअली कोर्ट ने फैसला मेहता साहब के पक्ष में सुनाया और शो को उन्हें 1.05 करोड़ ड्यूज देने को बोला। वेट, 1.05 करोड़? यार लगता है वो जमाना गया जब राइटर साइकिल से आते जाते थे। आज कभी रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है। जहां ये केस असित की पब्लिक के सामने पहली हार मानी गई, वही अगले कोर्ट केस ने असित के ऐसे घिनौने कारनामे दुनिया के सामने उजागर कर दिए जिसे सुनकर कोई भी शर्मसार हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं था, ये केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट का।
हाँ भाई, हाँ भाई, पास में बात आके तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। तो ये बात शुरू होती है मई 2023 में, जब तारक मेहता के सेट के पीछे चल रही एक घिनौनी कहानी फाइनली बाहर आ गई। जेनिफर मिस्ट्री, जो शो में रोशन सोडी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने प्रोड्यूसर असित मोदी पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने एक्यूज किया कि मोदी बार बार उनके साथ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करते थे, पर्सनल और अनकंफर्टेबल बातें बोलते थे, जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। उनका कहना था कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सालों से चलता आ रहा था। यहाँ होती है, मैं तुमको हक करता, मैं तुमको चांस लेता, तुमको तो मेरी पड़ी नहीं है। अच्छा मजाक करो, मजाक करो, ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत बार किया और बहुतों के साथ किया। ठीक है, वो कोई और सामने नहीं आता है। मतलब भाई, जो शो हम इतना प्यार से चाव से देखते थे, मतलब एक रिस्पेक्ट है शो को लेकर, मतलब उसकी पीठ पीछे ये सब होता था भाई। शर्म आता है भाई, छी, घिन आती है भाई, छी, लिटरली भाई, डिजास्टर। उनकी लाइफ जेनिफर के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत 2018 में हुई, जब वो कंप्लेंट लेकर असित के पास गई थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय उनको खुद उनके अपीयरेंस पर अजीब रिमार्क्स देने लगे। फिर 2019 में सिंगापुर शूट के दौरान उन्होंने क्लेम किया कि मोदी ने उन्हें अपने होटल रूम में ड्रिंक के लिए बुलाया और उनके लिप्स पर यानी होठों पर ऐसा कमेंट किया जो उन्हें काफी डिस्टर्बिंग लगा। कॉफी लेने जा रहे थे, मैं भी कॉफी लेने गई, मैं उठाने गई, जस्ट केम वेरी ऐसे पास में आके, तुम्हारे होंठ बड़े सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। बता रही हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि यार ये लोग बैठ के रात को पीते हैं, कोई रात को रूम में आ गया तो मैं क्या करूंगी। 2022 में भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई। जब जेनिफर वीजा रिलेटेड हेल्प के लिए उनके पास गई, तब भी उन्होंने एलिजेडली पर्सनल और सजेस्टिव बातें की। ये सब इंसिडेंट्स धीरे धीरे उनके लिए और भी हॉन्टिंग होते जा रहे थे। जेनिफर ने यह भी क्लेम किया कि वो शुरू में चुप रही क्योंकि उन्हें अपना काम खोने का डर था, लेकिन एक पॉइंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब और नहीं। मार्च 2023 में उन्होंने लीगल नोटिस भेजा, अथॉरिटीज को लिखा और पवई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करी। इसके बाद असित मोदी, सोहेल रमानी और जतन बजाज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई। तो अब ये तीनों लोग कौन है? असित मोदी वो बंदा है जिसने तारक मेहता शो बनाया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाज बेसिकली अ गुजराती कॉलम जो कि एक तारक मेहता नाम के व्यक्ति ने लिखा था। उनकी सारी इमेजिनेशन पे ही हम आज हंस रहे हैं, लेकिन असित ने इस शो को कहीं का नहीं छोड़ा। सोहेल रमानी वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और जतन बजाज कौन है? ये प्रोड्यूसर भी है, लेकिन इनको भी आपने शो में देखा है। ये बंदे सिंगापुर में सिंह जाने के लिए, हाँ, सुंदर के साथ जो आजकल नए एपिसोड में बका की जगह आते हैं, ये है वो। जेनिफर ने ये भी क्लेम किया कि शो का वर्क एनवायरनमेंट मेल शोविनिस्टिक था, जहां एक्टर्स पर प्रेशर होता था वर्किंग आवर्स और लीव को लेकर, जैसे किसी तरह का कंट्रोल सिस्टम चल रहा हो। 2.5 महीने पहले मैंने आधा दिन मांगा है, फिर आप उसी टाइम शूट लगा रहे हो, बोले ऐसे बहुत बहस करने लगा। नहीं, इनफैक्ट जेनिफर ने कई सारे पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि वो लोग उनको खाने पीने भी नहीं देते थे। जब स्पॉट बॉय से खाना मांगा जाता था, वो कहते थे बस बिस्किट्स हैं और कुछ नहीं है। डैम भाई, ये सारे इंसिडेंट्स सुन के ऐसा लग रहा है कि बचपन का जो मेरा शो था उसके पीछे बहुत सारे दुख के आंसू थे भाई। मार्च 2024 में एक लोकल कमेटी ने इस केस पर डिसीजन लिया और जेनिफर के फेवर में ही वर्डिक्ट आया। कमेटी ने ऑर्डर दिया कि उनके पेंडिंग ड्यूज क्लियर किए जाए और 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाए हैरेसमेंट के लिए। जेनिफर के हिसाब से टोटल अमाउंट 25-30 लाख के आसपास था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जेनिफर ने कहा कि उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद भी एक्यूज पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। उनको फोन कॉल आ जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, जो भी है। मैं चिल्ला के आई हूँ पुलिस वालों के सामने, चिल्ला के आई हूँ, ऐसे करके खड़े रहते थे पुलिस वाले, बेकार पैसे खा रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे करके खड़े। और उन्हें अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले। और 2025 में जेनिफर ने दोबारा अपनी बात रखी और बताया कि ये सब इंसिडेंट्स उन पर कितने हैवी पड़े। उन्होंने कहा कि वो कंप्लीटली स्कैर्ड थी, सालों तक मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और इवन सुसाइडल थॉट से वो गुजर रही थी। एक कॉमेडी शो के पीछे ये एक ऐसी कहानी थी जहां रियल लाइफ में हंसी के पीछे दर्द छुपा हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद तारक मेहता के सेट पर टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात अब एक आइसोलेटेड कंप्लेंट नहीं रही। इंस्टेड मल्टीपल एक्टर्स के एक्सपीरियंसेस मिलकर ये एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न रिवील करता है। पलक सिधवानी यानी नई सोनू ने क्लियरली कहा कि उन पर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि वो दूसरे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने ये भी हिंट किया कि जब उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज करने की कोशिश की तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जैसे सिस्टम में एक्टर की वॉइस की कोई रियल वैल्यू नहीं थी। मोनिका भदौरिया यानी बावरी का एक्सपीरियंस और भी इंटेंस था। उन्होंने ओपनली बोला कि उन्हें अपने ही पैसे के लिए बार बार लड़ना पड़ा था, पेमेंट्स डिले होते रहे और जब उन्होंने फाइनली डिमांड किया तो उनके हिसाब से उन्हें कोई रिस्पेक्ट या सही से ट्रीट नहीं किया गया। ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं था, बल्कि एक बेसिक डिग्निटी का सवाल था, जहां एक एक्टर को अपनी मेहनत का हक लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा आप पैसे दोगे नहीं और मैं सेंटर में भी नहीं जाऊँ, और भी 1 साल हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया तो मुझे लगा शायद पैसे देने के लिए बुला रहे हैं मुझे, और जब मैं ऑफिस गई तो मेरे से बदतमीजी करने लगे। मैं तो इतना चीखने चिल्लाने लग गए कि तुम सिंटा की धमकी दोगी, सिंटा में जाओगी। मतलब भाई ये जो असित मोदी है, इसको भाई क्या बोलूँ भाई। मतलब विलियम शेक्सपियर का एक लाइन है मेरे को याद आता है अभी के टाइम में, ऑल द डेविल्स सॉरी हेल्स आर एम्प्टी, हेल और एम्प्टी भाई, या हेल इज एम्प्टी, जो भी कहना है भाई, हेल इज एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हियर भाई, सब शैतान इधर ही है भाई, नरक खाली है, नरक खाली है भाई, लिटरली। क्या बंदा है भाई ये,
नेहा मेहता जो शो का एक ओरिजिनल फेस थी, आई मीन करेले का जूस का असली प्रोपेगेंडा तो इन्होंने फैलाया था। मेरे इस कड़वे करेले के जूस के कारण ही आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अच्छा, उनका एग्जिट भी क्वाइटली नहीं हुआ। उन्होंने डायरेक्टली ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया कि उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर नहीं हुए। एक एक्टर जो सालों से टीवी का इंटीग्रल पार्ट रही हो, अगर उसे भी अपने पेमेंट्स के लिए फॉलो अप करना पड़े तो ये सिस्टम पर सीरियस सवाल खड़ा करता है। इन तीनों की स्टोरीज को साथ रखो तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाती है। ये सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं है, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात है जहां पावर एक साइड कॉन्सेंट्रेटेड है और एक्टर्स को अपने बेसिक राइट्स के लिए भी फाइट करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर गोकुलधाम सोसाइटी एक आइडियल दुनिया लगती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कई लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस उतना ही अनकंफर्टेबल, स्ट्रेसफुल और अनफेयर रहा है। पर एक चीज जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था कि असित की लड़ाई हम सबके फेवरेट जेठालाल यानी दिलीप जोशी के साथ भी हुई थी। दिलीप जी ने आसिफ जी की कॉलर पकड़ ली थी और एकदम मतलब गर्मा गर्मी हो गई थी। जी हाँ, ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि तारक मेहता के सेट पर दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच जो टेंशन की रिपोर्ट सामने आई थी वो रियल थी। वो सिर्फ एक छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट इशू नहीं था, बल्कि एक लार्जर इशू का सिग्नल था। एक इंसिडेंट में कहा जाता है कि दिलीप जोशी को सेट पर काफी देर तक वेट करना पड़ा था ड्यू टू शूट डिलेज, जिससे वो विजिबली फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। उन्होंने ओपनली अपनी बात रखी और असित मोदी के साथ उनका एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ। उनका स्टैंड सिंपल था कि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक्टर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, प्रोडक्शन को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और जब शो का मेन फेस ही अपने टाइम और रिस्पेक्ट के लिए लड़ता दिखे तो ये क्लियरली बताता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गैप है। इसी टेंशन का एक और लेयर हांगकांग शूट के दौरान सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप जोशी ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लीव रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया। दोनों के बीच छुट्टियों को लेकर बहस हो गई थी। सोर्स के मुताबिक दिलीप उनसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इस पर बात करने को राजी नहीं थे। इस बात पर दिलीप जोशी भड़क गए। ये बात उनके लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट बन गई, जहां उन्होंने अपनी डिससैटिस्फैक्शन स्ट्रांगली एक्सप्रेस की। सिचुएशन इतनी सीरियस बताई गई कि उन्होंने ये तक हिंट दिया कि अगर उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो शो आगे कंटिन्यू करने पर रिकंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट जेनिफर एके रोशन भाभी ने और भी अपने इंसिडेंट्स पॉडकास्ट में बताए हैं, जिधर शो के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सोहेल और जेठालाल साथ में सीन्स नहीं करते। कहने का मतलब जब जेठालाल सीन्स कर रहे होते हैं तब उधर सोहेल का आना अलाउड नहीं होता, क्योंकि एक बार एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान सोहेल ने दिलीप जोशी के ऊपर चेयर फेंक के मार दी। सोहेल को बैन कर दिया 2 साल के लिए। सोहेल ने उनके ऊपर कुर्सी फेंक के मारी थी। भाई जेठालाल हमारे इतने प्यारे बंदे, हम्बल बंदे, भाई उसके ऊपर चेयर फेंक के मारा इस बहन की बेन स्टोक ने। भाई पीठ पीछे ये क्या क्या करते भाई साले। भाई साहब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, पता नहीं था। ये सब पैसे की चक्कर में अंधे हो चुके भाई कि भाई कुछ भी झगड़ा हुआ था। एंड अगर ये इंसिडेंट सच है तो ये बहुत शॉकिंग चीज है कि इतने बड़े एक्टर जिनको हम बचपन से देख रहे हैं उनको भी पीठ पीछे क्या क्या सुनना पड़ता है जस्ट ताकि वो हमें आके हंसा सके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वर्क एनवायरनमेंट एक झलक देता है जहां कोऑर्डिनेशन इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप्स और पर्सनल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट ज्यादातर कंपाउंड तक ही दिखता है। स्क्रीन पर जेठालाल और गोकुलधाम सोसाइटी एक परफेक्ट हैप्पी वर्ल्ड लगती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इवन इट्स बिगेस्ट स्टार को अपनी बेसिक नीड्स और डिग्निटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, व्हिच इज क्वाइट सैड। अगर ये सब के बाद भी टीएमकेओसी को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है तो वो सिर्फ एक रास्ता है, एंड वी ऑल नो इस दया भाभी का कमबैक वापस टीएमकेओसी में। लेकिन आपको पता है दया भाभी को शो छोड़े हुए 10 साल हो गए। आई एम नॉट किडिंग। हमें लगता है कि कल ही दया भाभी शो से गई है, अभी आ जाएंगे, लेकिन इट्स बिन 10 years। दया भाभी की एब्सेंस इतनी लंबी हो चुकी है कि उनका कमबैक खुद एक मिस्ट्री बन गया है, और इसी पर मेकर्स के स्टेटमेंट्स बार बार होप और कंफ्यूजन दोनों क्रिएट करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक असित ने ये मेंटेन किया कि वो आज भी दया भाभी के कैरेक्टर को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्या दिशा वकानी वापस शो पर रिटर्न करेंगी या फिर असित मोदी वापस कोई नया फेस ले आएंगे? उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के किसी को भी रिप्लेस करना रिस्क हो सकता है। दया बहन को लाना तो बहुत जरूरी है। दया बहन को मैं खुद ही मिस करता हूँ। वही शो में जो सुंदर है, हाँ, जो जेठालाल से टैक्सी का भाड़ा मांगते रहते हैं, मयूर वकानी, वो एक्चुअली में दया भाभी के रियल लाइफ भाई हैं। आई एम नॉट किडिंग। उन्होंने भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि दिशा वकानी का रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि फाइनल डिसीजन उनकी पर्सनल सिचुएशन और कंफर्ट पर डिपेंड करता है। उनके स्टेटमेंट्स में एक ऑप्टिमिज्म था, लेकिन साथ ही एक अनसर्टेनिटी भी क्लियर थी। ये पूरा सिचुएशन एक तरह का लूप बन गया है, जहां हर कुछ महीनों बाद कमबैक की बात उठती है कि दया भाभी वापस आ रही है, स्टेटमेंट्स आते हैं, एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई कॉन्क्रीट अपडेट नहीं मिलता। भाई लोग दिशा जी या भाई हमारे दया बहन आए या ना आए, भाई जो प्यार था इस शो के लिए वो भाई खत्म हो चुका है, और लिटरली आपका भी इन सभी कंट्रोवर्सी देखने में हो चुका है। भाई मेरे तो भाई और कोई इमोशनल अटैचमेंट है नहीं। आपका कैसा है बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कमेंट कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।